अगर तुम सोसाइटी के हर एक बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश करते हो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, देन योर राहु मस्ट बी इन द 9th हाउस. राहु इज इन द 9th हाउस बट केतु is in the 3rd house. So what your 3rd house represent first? It represent your communication, it represent your siblings, it represent your courage. And what ninth represent your faith, your spirituality, your higher knowledge. आज हम इसी ही एक्सिस को जो है वो एक कहानी से समझेंगे, सॉरी कहानी तो नहीं, आज हम इसी एक्सिस को एक करेक्टर से समझेंगे, एंड द करेक्टर नोन एज रावण. रावण को चारों वेदों का ज्ञान था, चाहे आप शस्त्र ज्ञान ले लीजिए, चाहे आप तंत्र ज्ञान ले लीजिए, चाहे आप मंत्र ज्ञान ले लीजिए, उसे सब चीज़ों के बारे में पता था. यानी 9th हाउस, राहु इन द 9th हाउस एक ऐसा नेटिव जिसे हायर नॉलेज की तरफ जाना है, जिसे कोई भी नॉलेज ऊपर ऊपर से नहीं करना है, उसे बहुत गहराई में जाना है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईली इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज जिस इंसान के पास होता है वो राहु इन द 9th हाउस में होता है. तो नाउ द सेकंड थिंग इज़ योर स्पिरिचुअलिटी. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो रावणा को दैट ही हैज़ द तपस्या बियॉन्ड हिज लिमिट्स. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब रावण जो था वो ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था, तो ब्रह्मा जी को पता था कि रावण को क्या चाहिए, उसे अमर होने का वरदान चाहिए, तो वो उसे दर्शन नहीं दे रहे थे. तो रावण यहाँ क्या करता है, अपने 10 सरों को लाता है और एक एक करके अपने सारे 10 सर काट के हवन में फेंक देता है. तब जाके ब्रह्मा जी आते हैं, प्रकट होते हैं और उसे वरदान देते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है, अगर उसे मानना चाहे तो. उस चीज़ को पाने के लिए आपको ऑब्सेशन दे देगा अपने फेथ के साथ. अगर आपने किसी चीज़ को मान लिया तो आप उसको इतना ज़्यादा मानेंगे कि उसके लिए आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं. तो रावण यहाँ पर यही रिप्रेजेंट करता है, राहु इन द 9th हाउस. अपने फेथ को बहुत अच्छे से मानना, लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरों के फेथ पे क्वेश्चन करेंगे, दूसरों को चैलेंज करेंगे कि दैट आपके फेथ में ये प्रॉब्लम है. यहाँ पर आपको राहु 9th हाउस ये चीज़ दिखा सकता है. नाउ थर्ड चीज़, अब होता क्या है कि यहाँ पे ईगो बूस्ट हो जाता है. जैसे ही आपके पास हायर नॉलेज आता है, आपके साथ साथ पीछे पीछे ईगो भी भागता है. यहाँ देखेंगे कि रावण खुद को अजय समझने लग गया. उसके पास नॉलेज था, उसके पास पावर थी, बट उसके पास सरेंडर नहीं था. तो यहाँ पर राहु 9th हाउस वाले को देखेंगे तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो सकता है, बट वो इंसान के पास ईगो भी हो सकता है उस नॉलेज को लेकर. अब जब रावण के पास ईगो आया तो उसने सभी देवताओं को हरा दिया. इवन उसने यहाँ पर जितने भी ग्रहों को था उन सबको अपना बंदी बना लिया. अब आप यहाँ देखेंगे राहु इन द 9th हाउस, वो अपने डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करेगा. वो इंसान कोशिश करेगा कि मैं अपने कर्मों के थ्रू ही अपनी डेस्टिनी को बदल लूँ. यहाँ पर रावण क्या करता है, रावण सभी ग्रहों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि उसका पुत्र मेघनाथ जो है वो अमर बन जाए. वो सभी प्लेसमेंट को इस तरह से रखता है जब उसका मेघनाथ जो था वो पैदा होने वाला था. हालांकि वहाँ पर भगवान शनि जो थे वो मूव कर गए थे, जिस वजह से मेघनाथ जो थे वो अमर नहीं बने. द स्टोरी इज़ डिफरेंट, वो हम किसी और दिन बात करेंगे. बट आप यहाँ पर देखेंगे कि कोशिश ये है कि वो डेस्टिनी को ही बदल डाले. राहु इन द 9th हाउस वाले को आप देखेंगे वो हर चीज़ का ज्ञान रखने की कोशिश करेगा और चैलेंज करेगा डेस्टिनी को कि मैं इसको बदलूंगा, खुद अपने कर्मों से बदलूंगा. तो रावण ने भी यहाँ पर वही करने की कोशिश की थी. नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ दैट द फॉल. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु 9th हाउस में अच्छे से वर्क क्यों नहीं करता, क्योंकि इंसान के पास बहुत ज़्यादा हायर नॉलेज है. तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो किसी राम जैसे इंसान से भिड़ जाएगा. वही आप देखते हैं कि रावण जो थे श्री राम जी से भिड़ गए, जबकि उन्हें पता था कि वो खुद स्वयं भगवान विष्णु हैं. स्टिल वो उनसे लड़ पड़े, वो उस बिलीफ सिस्टम से लड़ पड़े और वहाँ पे उनका फॉल होता है. अगर वहीं पे वो हायर नॉलेज के साथ साथ ह्यूमैनिटी को लाते, सरेंडर कर जाते, तो वो कितना ज़्यादा टाइम तक जीवित रहते. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान को एक पॉइंट के बाद नीचे भी गिरा सकता है. केतु इन द 3rd हाउस को देखिए, वो कि आपका कम्युनिकेशन का घर है. अब ऐसे इंसान बोलेगा तो बहुत कम बोलेगा, जब भी बोलेगा तो बहुत गहरी बात बोलेगा, उतनी ही बोलेगा जितनी ज़रूरी है. सेकेंड चीज़, सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो आपके अपने सिबलिंग से डिटैचमेंट, क्योंकि केतु वहाँ बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी अपने सिबलिंग से नहीं बनेगी. जैसे आप रावण और विभीषण को देख लीजिए, विभीषण और रावण के बिलीफ सिस्टम नहीं मैच हुए. विभीषण ने बहुत समझाने की कोशिश की रावण को, बट वो नहीं समझा. विभीषण इन द एंड उससे डिटैच हो गया. वहीं आप देखेंगे राहु इन द 9th हाउस, उसके सिबलिंग्स के साथ उसकी मतलब वो मोरल वैल्यूज़, उसके वो बिलीफ सिस्टम मैच नहीं होंगे. वो अगर आपका गुरु का है, आपके फादर का है, तो आप अपने फादर या अपने गुरु के साथ ऑब्सेशन, जैसे एनिमल मूवी में था ना रणबीर कपूर को अपने फादर के साथ, सेम वही ऑब्सेशन, कुछ भी कर गुजर जाना अपने फादर के लिए या अपने गुरु के लिए. लेकिन होता क्या है ना कि इन द एंड वो ऑब्सेशन की वजह से ना फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है या गुरु के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है. तो आप ये चीज़ राहु इन द 9th हाउस में ज़रूर देखेंगे. ओके, सो पेंटिंग का डार्क पर्पल फेस देखो, आँख जल रही है,
जैसे कोई सच ढूंढ रहा हो पर आग के साथ। राहु नाइन्थ में क्या कर रहा है, परंपरा को क्वेश्चन कर रहा है। फादर हो या गुरु हो, उनकी सोच से अलग रास्ता बनाना है, अपने धर्म को खुद लिखना चाहता। ये इंसान अंधभक्त नहीं होता, ये या तो एथिस्ट बनेगा या स्पिरिचुअली रेवोल्यूशन लेकर आएगा। फ्लावर जो साइड पे खिले हैं वो 9th हाउस का डिवाइन ग्रेस है, पर उनके बीच में जो अंधेरा है वो राहु का हंगर है। अगर आप ये देखेंगे ना, ये डालियाँ, ये राहु का हंगर है। फेथ को एक्सपीरियंस करना है लेकिन नहीं मानना है, इसीलिए पेंटिंग का हाफ फेस शांत है ये वाला, और हाफ जो है वो रेस्टलेस है।